हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये प्रयास आप सभी को पसंद आ रहा होगा और आप लोग अपने घर में बैठकर अब इस महत्वपूर्ण समय पर करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक, आप देखिए, क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस समय हौच पौच करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा यहाँ से भी डेटा, वहाँ से भी डेटा, वहाँ से भी डेटा पढ़ लो। आपका एग्जाम में इतने में से अगर टोटल 25 से 30 क्वेश्चन आया, ये और सर्वे मिला के, उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आप बना लेंगे डेफिनेटली। आप निश्चिंत रहिए, है ना। मैं इतना पढ़ा लूंगा। करंट में कॉन्सेप्ट वाइज में पढ़ाते चल रहा हूँ मैं, है ना। करंट में ऐसा बोलते हैं कि बस फैक्ट 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 है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने चीज़ों को सेक्शन वाइज अलग अलग बांट रखा है। तो लास्ट क्लास में भी जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों की, इन चीज़ों को आप ऐसे ऐसे पढ़िए। ठीक है, तो उसमें भी मिसलेनियस चीज़ें जितनी बच गई थी इंडिया की, वो थी। तो अब आज भी और जो भी है, ठीक है, हम योजना वाला पार्ट और इकोनॉमिक्स वाला पार्ट पढ़ेंगे। पॉलिटी वाला पार्ट पहले पढ़ चुके हैं, अभी तक 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आज ये 5वां लेक्चर है। इसके अंदर हम योजना वाला पार्ट और फिर इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए, उज्जवल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अगेन मेरे गुरुजनों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझको इतना बहुत कुछ सिखाया, ठीक, जिससे मैं अब फिर आज ये क्लासेस आप तक मैं पहुँचा पा रहा हूँ। तो आइए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं एक और क्लास। ठीक, हम एक और क्लास आज स्टार्ट करते हैं जिसमें हम योजना और इकोनॉमिक्स वाला पार्ट को पढ़ लेते हैं। एक सिंगल क्लास में भी ये कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, एक योजना ध्यान कीजिए, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन। ठीक है, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन का लक्ष्य है 11 करोड़ परिवारों को पेयजल पहुंचाना। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री, सबसे पहले इसी को याद कर लेते हैं। जल जीवन मिशन का लक्ष्य ये है आपका 11 करोड़ परिवारों को पेयजल पहुंचाना। एक ये ध्यान कीजिएगा, एक योजना। दूसरी योजना पीएम शहरी आवास, जैसे ग्रामीण आवास था तो पीएम आवास योजना शहरी इस साल लॉन्च होगी 2024 से। एक योजना है हमारे पास पीएम प्रणाम योजना। इसकी चर्चा हम लोगों ने वैसे उस दिन की है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये धरती माता का, ठीक है, धरती माता की जो फर्टिलिटी है, जो अनाज के रूप में हमको जो मिलता है, ठीक है, धरती माता की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, वापस उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पीएम प्रणाम नाम से, है ना। तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ये पीएम प्रणाम नाम से है। चौथे नंबर का योजना हमारे पास इंपॉर्टेंट, महिला सम्मान बचत पत्र। क्वेश्चन यहां से आएंगे कूट से। बजट में घोषणा की गई है फरवरी के बजट में। और देखिए, महिला शब्द है तो महिलाओं के लिए, ठीक है, महिलाओं के लिए बचत राशि 2 साल के लिए, है ना, 2 साल के लिए 7.5% ब्याज देगी गवर्नमेंट। अगर कोई महिला, ठीक है, अगर कोई महिला अपना पैसा अगर बैंक में रख रही है, अगर अपना पैसा बैंक में रख रही है तो उसको 7.5% ब्याज मिलेगा। ठीक है, 7.5% ब्याज, इतना बजट में घोषणा की गई थी। ठीक, अमाउंट जो रहेगा 1000 से लेकर 2 लाख रुपए, यही कोर्ट में क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, 1000 रुपए से 2 लाख रुपए तक। और कितने साल के लिए है? तो ये 2 साल के लिए, मतलब 2025 तक मैक्सिमम, 2025 तक मैक्सिमम ये योजना जाएगा। तो महिला सम्मान बचत पत्र, आपके लिए ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनने वाला है। एक योजना है हमारे पास इंपॉर्टेंट, पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। 18 सितंबर को हम विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं और ये योजना लॉन्च की गई है 17 सितंबर को। 17 सितंबर को देखिए, हमारे पास जो चीज़ें होती है ना, जैसे विश्वकर्मा यानी क्या, मतलब जो छोटे मोटे काम करके
कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कुछ किसी प्रकार का, ठीक है, जैसे हस्तकला है, बढ़ई का कला है, सुनार है, लुहार है, राजमिस्त्री है, इस प्रकार के टोटल आपके 18 ट्रेड को शामिल किया गया है। कितने ट्रेड है ये पूछेगा, ऐसे ही कूट कूट में आप याद कीजिएगा इसको, अलग अलग एक एक लाइन। टोटल 18 ट्रेड, जस्ट फॉर एग्जांपल गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, है ना, सुनार, लोहार, ऐसे ऐसे करके टोटल 18 ट्रेड के लिए। और इनको जो है 5% ब्याज दर पर, 5% ब्याज एक्चुअल होता है 13%, लेकिन इनको कितना दे रहा है, 5% ब्याज पर। कितना लाख रुपए का लोन देगा, तो मैक्सिमम 3 लाख। इसको भी 2 टुकड़ों में देगा, पहले 1 लाख देगा, आपने वापस किया, आपका क्रेडिट अच्छा रहा, तो अगेन आपको फिर कितना लाख दे देगा, 2 लाख दे देगा, मैक्सिमम 3 लाख। कूट में पूछ सकता है इस चीज को। तो 8% की सब्सिडी, 18 ट्रेड, 17 सितंबर, और फिर ये 15,000 रुपए का टूल किट दिया जाएगा। ट्रेनिंग की व्यवस्था, मार्केटिंग की व्यवस्था, सारी चीज़ों की व्यवस्था कर दी जाएगी। फिर आप कोई ट्रेड को सीखेंगे तो खुद का रोजगार करेंगे, 4 लोगों को और आप रोजगार देंगे, ऐसा सरकार का मानना है। योजना का टोटल आकार है 13,000 करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। टोटल 18 ट्रेड, 17 सितंबर, 5% ब्याज दर, है ना, 8% सब्सिडी, यानी टोटल 13% होता, लेकिन वो कम पैसे चुका पाएंगे, इसीलिए इसमें क्या कर दिया गया, सब्सिडी। मैक्सिमम 3 लाख रुपए का ऋण है, पहले 1 लाख, अगर आपने सफिशिएंट टाइम पे वापस कर दिया उस अमाउंट को, तो फिर वापसी पर आपको 2 लाख और। टूल किट के लिए 15,000 रुपये, और टोटल योजना का जो है आकार, जो साइज जो है, वो है आपका 13,000 करोड़ रुपए, 13,000 करोड़ रुपए। एक है आपका राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, इसके बारे में उस दिन हम लोगों ने चर्चा किया था। हरित हाइड्रोजन का जो बैठक हुआ है दिल्ली में हुआ है, तो इस योजना को लॉन्च किया गया है अगस्त 21, और इसमें 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। योजना का ईयर इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है इन सब का, तो इनको इसी रूप में आप याद कीजिए। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री शहरी आवास इस साल लॉन्च होगा, प्रधानमंत्री प्रणाम कार्यक्रम यहाँ से इंपॉर्टेंट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नेशनल लेवल की ये 3 योजनाएं इस साल जो आई है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आगे चलते हैं अब हम, और अब चलते हैं हम इकोनॉमिक्स के सेक्शन की ओर, है ना। वैसे ये भी इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, चाहे तो आप इसको योजनाएं लिख लीजिए, चाहे तो आप इसको इकोनॉमिक्स के रूप में ले लीजिए। तो चलिए हम योजनाएं एवं अर्थव्यवस्था, आज का टॉपिक हम ऐसा रख लेंगे, आपके लिए समझने में आसानी होगी। सेकंड आते हैं हम वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन पर। हमारे पास जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ है बच्चों 2022-23 में 330 MT, ठीक है, और ये अभी तक का नया रिकॉर्ड है। हमारे छत्तीसगढ़ PSC का भी रिकॉर्ड है, जो कई बार ऐसे क्वेश्चन लेता है, अभी तक सबसे ज्यादा अनाज किस वर्ष उत्पादित हुआ, तो कौन सा ईयर हो जाएगा आपका 2022-23। कितना, 330 मिलियन टन। इसमें अगर हम जाएं, इसको क्लासिफाइड करें, तो हमारे पास ये इस रूप में क्लासिफाइड करता है अनाज को, चावल, गेहूं, मोटे अनाज, और फिर दाल। ये है हमारा अनाज, खाद्यान्न, फूड ग्रेन्स, इतना है। इस आउट ऑफ 330 MT में ये 135 MT है, ये भी नया रिकॉर्ड बना है, ये 110 MT है, ये भी नया रिकॉर्ड बना है। अभी तक का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन 2022-23 में हुआ है, 2022-23 में हुआ है।
इसमें चावल जो है वो भी सर्वाधिक उत्पादन है इस साल, गेहूं भी सर्वाधिक उत्पादन है। मोटे अनाज घट गया है, थोड़ा मोटे अनाज घट गया है, ठीक, और दाल भी घटा हुआ है। मतलब मोटे अनाज पहले की तुलना में बढ़ा है, लेकिन नया रिकॉर्ड नहीं है, और दाल का उत्पादन घट गया है। और फिर इसके अलावा अगर हम जाएंगे तो तिलहन जो है 43 मिलियन टन। अच्छा, यहाँ पे पूछता है मोटे अनाज में सर्वाधिक किसका हुआ है, तो मोटे अनाज में जो सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है वो है मक्का, मिलेट्स वाला आगे देखो। दाल में सबसे ज्यादा उत्पादन है चना का, तिलहन में सबसे ज्यादा उत्पादन है आपका सोयाबीन का। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास उत्पादन है वार्षिक। इसके बाद हम जाते हैं बागवानी उत्पादन। जो बागवानी फसलें या हॉर्टिकल्चर फसलें होती हैं, ये हुआ है 350 MT। फिर अगर हम जाएंगे शक्कर उत्पादन जो हुआ है ये हुआ है 394 MT। ठीक है, नोट करते चलिएगा। 330 MT खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न में ये चारों, तिलहन का मैंने अलग से लिख दिया है। फिर उसके बाद ठीक है, इसके बाद फिर मैंने तिलहन का मैंने अलग से लिख दिया है 135 MT, 110 MT, 57 MT, 26 MT, और ये आपका 41 MT है ना, 41 कर लीजिए इसको, 41 MT। बागवानी उत्पादन 350 MT, शक्कर उत्पादन 394 MT। ठीक, इसके बाद हम जाते हैं MSP पे। तो MSP है हमारे पास गेहूं, चावल और गन्ना, ये तीन इंपॉर्टेंट है। ये 2275, ये 2183 और 2203। मोटा छिलका, पतला छिलका, धान सामान्य, धान A ग्रेड, और गन्ना का अभी पूछा भी है, देखो पिछले बार गन्ना का FRP बोलते हैं ना, गन्ना के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, FRP, 315 रुपये पर क्विंटल, 315 रुपये पर क्विंटल। ये खाद्यान्न से रिलेटेड ये डाटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डेटा से क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही आता है। फिर आप आ जाते हैं इस पे, आपका एक देश एक उर्वरक, एक देश एक उर्वरक, इस उर्वरक का नाम दिया गया है भारत। ठीक है, पूरे देश में अलग अलग प्रोडक्ट चलते हैं उर्वरक के नाम पर, तो सभी उर्वरकों की बोरी पर क्या लिखा मिलेगा आपको, भारत, सिंगल एक फर्टिलाइजर। और फर्टिलाइजर में नोट कर लीजिएगा आप लोग, फर्टिलाइजर में अलग अलग फर्टिलाइजर में आपका सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, उसमें सबसे ज्यादा सब्सिडी जो मिलती है नाइट्रोजन पर। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रयोग भी वही होता है, और सबसे ज्यादा सब्सिडी भी मिलती है वो भी मिलती है आपका नाइट्रोजन पर। ठीक है, तो इतना हमारे पास, इतना डेटा हमारे पास कृषि में इंपॉर्टेंट है, इतने डेटा हमारे पास कृषि में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं इंडस्ट्रीज वाले कॉलम पर। और भी जो भी मिसलेनियस होगा उस पर चलते हैं हम। तो सबसे ज्यादा टेलीफोन कनेक्शन है ना, एक टेली डेंसिटी नाम की चीज होती है, टेली डेंसिटी की प्रति व्यक्ति कितना टेलीफोन उपलब्ध है, प्रति 100 व्यक्तियों में कितने लोगों को टेलीफोन उपलब्ध है। तो टेलीफोन डेंसिटी अभी 84 समथिंग चल रही है। टेलीफोन डेंसिटी 100 व्यक्तियों में लगभग 84 लोगों के पास टेलीफोन है, 84 पॉइंट समथिंग है, आप इतना ले चलते हैं सकते हैं। सर्वाधिक कनेक्शन है जुग जुग जियो, सर्वाधिक कनेक्शन सिंगल अगर बोलेगा तो रिलायंस जियो। ठीक है, BSNL वाला नहीं, वो फिर एयरटेल, इस प्रकार से चलेगा। सर्वाधिक लाभ वाला PSU, कौन से पब्लिक सेक्टर यूनिट ने सर्वाधिक लाभ कमा के दिया है, तो यकीन मानिए इट इज अवर SBI। ठीक है, लास्ट ईयर में सबसे ज्यादा जो है लाभांश कमा कर संस्था ने दिया है, तो वो है आपका SBI। अब थोड़ा वैदेशिक क्षेत्र पे चलते हैं हम। तो देखिए, एक ये है बांग्लादेश
और भारत, भारत बांग्लादेश, ठीक है, भारत बांग्लादेश वैदेशिक क्षेत्र में पढ़ा हूँ अभी मैं। भारत बांग्लादेश की मदद करते हैं, क्योंकि देखिए वहाँ अगर स्थिर सरकार है तो फिर वहाँ आतंकवादियों को खतरा नहीं है। लेकिन अगर वहाँ कट्टरपंथी सरकार आई, खालिदा जिया, तो वो कट्टरपंथियों को बढ़ावा देती है, तो फिर वो सरकार भारत के हित में कभी भी नहीं रहती। तो वर्तमान में जो शेख हसीना की सरकार है, जिनके पिता की मदद की थी भारत ने अलग बांग्लादेश बनाने में, लेकिन उसके 4 साल बाद ही उनकी पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया गया था। लेकिन उस समय जो शेख हसीना है, उनकी बेटी शेख मुजीबुर रहमान की बेटी, वो उस समय बाहर थी, फिर वो दिल्ली में आकर पढ़ी, तो भारत सरकार के साथ उनका बहुत अच्छा मित्रवत संबंध है। तो मित्रवत संबंध को बनाए रखने के लिए भी, है ना, कई बार चीज़ों को इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो भारत ने बांग्लादेश को 20 लोकोमोटिव दिए है ना, वैदेशिक क्षेत्र में मैं कल पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। भारत ने बांग्लादेश को 20 लोकोमोटिव यानी इंजन, रेलवे इंजन दिया है, ठीक है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश के बीच एक पाइपलाइन बिछाया गया है तेल सप्लाई के लिए, नुमालीगढ़ असम और पर्वतीपुर, ये ध्यान कीजिएगा, नुमालीगढ़ पर्वतीपुर, ये आपका पाइपलाइन। वो हजीरा वाला पाइपलाइन पूछ चुका है ना पीएससी, ध्यान कीजिएगा आप, हजीरा वाला पाइपलाइन पूछ चुका है। उसके अलावा जब कुछ साल पहले नेपाल भारत के बीच बना था मोतिहारी अमलेखगंज, उस पाइपलाइन को भी पूछा हुआ है। तो नुमालीगढ़ पर्वतीपुर के बीच पाइपलाइन और एक रेलवे लाइन बनाया गया है अगरतला और अखौरा, रेल लिंक। मतलब अगर बांग्लादेश कुछ ऐसे घिरा हुआ है, ये हमारा त्रिपुरा, और फिर ये इसके नीचे से इधर, लेकिन क्या लग जाता है आपका म्यांमार, इधर लग जाता है म्यांमार, ये इंडिया, इधर कलकत्ता। तो अगर हमारे जो नॉर्थ ईस्ट का ये जो पूरा एरिया है समुद्र से टच नहीं है और व्यापार समुद्र के माध्यम से ही हो सकता है, तो इधर का अगर कोई प्रोडक्शन है, इधर का अगर कोई प्रोडक्शन है उसको भेजना है, तो ये रेलवे लाइन से पूरा इतना लंबा रूट घूम के यहाँ आएगा और फिर जाएगा। और जबकि ये यहाँ पे पास है, तो यहाँ पर हम लोगों ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से एक लिंक, रेलवे लिंक बनाया है यहाँ तक, जिसका नाम है अखौरा। और फिर वहाँ से सामान कहाँ पहुँच जाएगा आपका, वहाँ के पोर्ट में, और फिर हमको बंगाल की खाड़ी से व्यापार करना आसान पड़ेगा। फिर हमको बंगाल की खाड़ी से व्यापार करना क्या पड़ेगा, आसान पड़ेगा। तो ये भारत बांग्लादेश के बीच नुमालीगढ़ पर्वतीपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पाइपलाइन, और अगरतला अखौरा का आपका रेल लिंक, है ना। ये दो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना है आप लोगों को। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, हमारे वैदेशिक क्षेत्र पर, ठीक है। फॉरेन से रिलेटेड डेटा रहते ही हैं, इकोनॉमिक्स का फॉरेन से रिलेटेड जो डेटा है वो रहेगा ही रहेगा। आ जाते चलो वैदेशिक क्षेत्र। सबसे पहले हम चलते हैं विदेशी मुद्रा भंडार, ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लास्ट का है। विदेशी मुद्रा भंडार है आपका 578 अरब डॉलर, मार्च 2023। दूसरा है हमारे पास प्यारे बच्चों विदेशी ऋण, ये है 624 अरब डॉलर। इस 624 अरब डॉलर में दीर्घकालीन और अल्पकालीन ऋण, इसको ऐसे भी बांटा जाता है। तो दीर्घकालीन ऋण है लगभग आपका 78 पॉइंट समथिंग है, मैं 79 लिख दे रहा हूं, और इसको अल्पकालीन को 21। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड शॉर्ट टर्म लोन्स, तो जो लॉन्ग टर्म लोन्स है 79, मतलब आप समझ लीजिए वर्ल्ड में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है बस 79-21, बस वही, ऐसे नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद फिर डॉलर ऋण की संरचना, तो सबसे ज्यादा ऋण जो है वो डॉलर के रूप में है, फिर दूसरा रुपए आता है। तो सबसे ज्यादा पूछेगा सबसे ज्यादा ऋण किस रूप में है हमारे पास, तो वो
डॉलर के रूप में है। सबसे ज्यादा जो ऋण है वो किस रूप में हमारे पास? डॉलर के रूप में है। फिर तीसरा है वस्तु एवं सेवा आयात जो हुआ है वो हुआ है 892 अरब डॉलर। निर्यात हुआ है हमारे पास 770 अरब डॉलर। तो कुल मिलाकर जो घाटा जो दिख रहा है यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट के रूप में है 122 अरब डॉलर। ध्यान कीजिएगा पिछले साल का आयात और निर्यात के बीच का जो डिफरेंस है ये है। चौथा डेटा है हमारे पास आयात और निर्यात में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस चीज के आयात पर खर्च हुई। कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, उसका सीक्वेंस पूछ देता है और बच्चे क्या होते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, फिर क्या हो गया बोल के। तो आयात देखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो आयात पे जो खर्चा हुआ है वो है पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ। फिर सेकंड है हमारे पास मशीनरी। सबसे ज्यादा जो हमारे पास जो खर्चा हुआ है वो है हमारे पास पेट्रोलियम पदार्थ पे। और उसके बाद पेट्रोलियम पदार्थ के बाद हमारे पास सेकंड नंबर है इलेक्ट्रॉनिक्स पे। पेट्रोलियम पदार्थ के बाद हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका 3-4 का जो सीक्वेंस होता है, जो आपका 3-4 चीजों का जो सीक्वेंस होता है उनको हम याद करते हैं। ठीक है, उनको हम याद करते हैं। तो पेट्रोलियम पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोयला, मशीनरी पदार्थ, मशीन्स, और उसके बाद स्वर्ण, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड के आयात में बहुत पैसा खर्चा होता है हमारा सबसे ज्यादा। लेकिन अगर हो रहा है तो किस पे हो रहा है? आपका पेट्रोलियम पदार्थ पे। मतलब इंपोर्ट करने में भारत सरकार की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा जाती है इस समय। ये सीक्वेंस पूछता है ना 1 2 3 4 और आपका 5। निर्यात अगर हम देखेंगे तो निर्यात में नंबर 1 पर है आपका इंजीनियरिंग सामान। इसको पूंजीगत सामान भी लिखता है, पूंजीगत सामान, पूंजीगत वस्तुएं। इस प्रकार से इंजीनियरिंग सामान या पूंजीगत सामान यानी वो सामान, मतलब मशीन ही है जो खुद उपभोक्ता के प्रयोग के लिए नहीं आ रही है। ठीक है, बल्कि क्या कर रहे हैं, उससे हम कुछ और बनाते हैं। जैसे ब्रेड बनाने की मशीन, ठीक है, वो क्या हो गया आपका इंजीनियरिंग सामान। वो फाइनल कंज्यूमर के, मतलब कंज्यूमर उसको कंज्यूम नहीं करेगा, उस मशीन को। किस चीज को कंज्यूम करेगा? वो ये मिडिल वस्तु है ना, उससे बने हुए ब्रेड को वो कंज्यूम करता है। तो ये आपका इंजीनियरिंग सामान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है निर्यात में। दूसरा है हमारे पास पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ, ठीक है, दूसरा है हमारे पास पेट्रोलियम पदार्थ। फिर आपका रत्न जवाहरात, यहाँ से बहुत पैसे कमाते हैं। देखो सूरत में जो बिल्डिंग बताया था मैंने, यही सब चीजों के लिए है। फिर आपका कार्बनिक अकार्बनिक रसायन, ये फैक्ट्रीज में जो काम आता है, केमिकल्स, इसके बारे में बात कर रहा है। और 5वें नंबर पर बात करता है ये किसकी? औषधि की। तो ध्यान कीजिएगा, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोयला, मशीनरी, स्वर्ण, इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम पदार्थ, रत्न जवाहरात, कार्बनिक अकार्बनिक रसायन और आपका औषधि। ये 2022-23 का फाइनल है। ठीक है, 2022-23 का फाइनल है, तो इसके बारे में ध्यान कीजिएगा। फिर अगर पूछता है सर्वाधिक व्यापार, व्यापार का मतलब आयात प्लस निर्यात, तो ये आपका यूएसए। फिर अगर एक संघ, यूरोपीय संघ, ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में पूछेगा तो यूरोपीय संघ, और पर्टिकुलर रीजन पूछेगा तो आपका उत्तरी एशिया, क्योंकि चाइना, हांगकांग, जापान, कोरिया से आयात निर्यात मिला के सबसे ज्यादा हो जाता है। तो ये इस प्रकार से है। पर्टिकुलर देश के साथ पूछेगा तो फिर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका यूएसए। ठीक है, वैदेशिक क्षेत्र में इतने सारे एरिया से क्वेश्चन लगातार आते हैं। वैदेशिक क्षेत्र में इतने सारे एरिया से आपका लगातार क्वेश्चंस आते हैं। आगे चलते हैं हम बच्चों, आगे चलते हैं हम। विदेशी मुद्रा भंडार 578 अरब डॉलर, विदेशी ऋण 624 अरब डॉलर। इसमें
दीर्घकालीन ऋण सबसे ज़्यादा है 79%, अल्पकालीन 21%, लंबे समय तक जिनको पे करना है वो दीर्घकालीन, अल्प समय में वो है 21। ऋण की संरचना में सर्वाधिक डॉलर, फिर वस्तु एवं सेवा आयात इतने का हुआ है, निर्यात इतने का हुआ है, घाटा आपका 122 अरब डॉलर। आयात कितने का? तो पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोयला, मशीनरी, स्वर्ण, इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम, रत्नाभूषण, कार्बनिक अकार्बनिक और आपका औषधि। और सर्वाधिक व्यापार आपका किसके साथ हुआ है? तो यूएसए के साथ, यूएसए के साथ। फिर हम आगे चलते हैं इस पे, अब हम आगे चलते हैं इस पे। ये आपका सर्वाधिक ऋण वाला क्षेत्र हो गया, सर्वाधिक व्यापार वाला क्षेत्र हो गया। फिर हम आते हैं रेमिटेंस पे, विदेशी संप्रेषण। संप्रेषण मतलब पैसा को भेजना। कोई इंडियन बाहर कहीं जाता है तो अपने भाई बंधुओं के लिए, माँ पापा के लिए, ठीक है, जो भी उसके फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ वो भेजता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? संप्रेषण। तो भारत पिछले कम से कम 15 वर्षों से नंबर 1 पर चल रहा है। 2023 में भारतीयों ने इतना पैसा भारत भेजा है, रेमिटेंस, रेमिटेंस, विदेशी संप्रेषण। अब आते हैं हम विश्व निवेश रिपोर्ट। विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की जाती है इस संस्था द्वारा, अंकटाड, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट 1964 जिनेवा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये हर वर्ष विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करती है। तो इसने बताया है कि भारत में जो एफडीआई है, ठीक है, एफडीआई में नंबर 1, ठीक है, एफडीआई जहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है वो है यूएसए। 8वां नंबर है हमारे पास भारत, ऐसे याद कीजिए 8वें नंबर पर। फिर ये है आपका इनफ्लो, इनफ्लो मतलब पैसा आया और लगाया गया, ठीक है, भारत में इतना लगा है 49 अरब डॉलर। एफडीआई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में मिला देगा तो वो इक्विटी प्रवाह हो जाएगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलाकर 70 अरब डॉलर। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 49 अरब डॉलर, घटा है अभी, है ना, घटा है ये, इसको बोलेंगे इनफ्लो। और अगर मैं बात करूं आउटफ्लो की, तो आउटफ्लो में भी नंबर 1 यूएसए, और भारत का स्थान यहां पर हो जाएगा 20वां। भारत का स्थान यहां पर हो जाएगा 20वां। तो ये ध्यान कीजिएगा, मैंने इनफ्लो की बात की तो इनफ्लो में 49 अरब डॉलर सिर्फ एफडीआई है। एफआईआई या आपका अप्रत्यक्ष निवेश मिला के 70 अरब डॉलर जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि कहां कहां से एफडीआई हुआ है। तो एफडीआई इन इंडिया, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस देश से। तो सबसे ज्यादा जो हुआ है वो हुआ है कहां से? मॉरिशस से। दूसरा हुआ है आपका सिंगापुर से। तीसरा हुआ है आपका यूएसए से। चौथा हुआ है आपका नीदरलैंड से। अगर देश की बात करें तो, अगर हम क्षेत्र की बात करें कि किस किस क्षेत्र में हुआ है, तो सबसे पहला है आपका सेवा, दूसरा है कंप्यूटर, यही सीक्वेंस में पूछने वाला है, 1 2 3 4 1 2 3 4 क्रम में जमाइए। सेवा, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा है आपका ट्रेडिंग, ठीक है, तीसरा है आपका ट्रेडिंग, है ना। तो इसको आप लोग सेवा, कंप्यूटर का मतलब आपका क्या हो जाएगा? आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों, है ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों। तो सेवा, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, है ना, 3rd नंबर पर है आपका कम्युनिकेशन, और 4थे नंबर पर है आपका ट्रेडिंग, व्यापार। ये सीक्वेंस ध्यान कीजिएगा, जो पैसा आया है बाहर से किस किस क्षेत्र में लगा है, सबसे ज्यादा सेवा, फिर कंप्यूटर, फिर दूरसंचार, फिर ट्रेडिंग। कहाँ कहाँ से आया? तो मॉरिशस, सिंगापुर, यूएसए और नीदरलैंड। यूएसए नहीं लगाना है, यूके नहीं लगाना है, ठीक है। मॉरिशस के साथ भारत सरकार की कर संधि है, जिसके तहत वहां बनी हुई कंपनियों को भारत में निवेश करने पर कर में छूट दी जाती है। तो
तो अगर मॉरिशस की कोई कंपनी को हम टैक्स में रिबेट दे रहे हैं, ठीक, तो होता यह है कि दुनिया भर की कंपनियां क्या करती, मॉरिशस में कंपनी खोलती फर्जी तरीके से, ठीक है, मतलब ऑफिशियली वहीं खोलती है और वहाँ उसके थ्रू भारत में इन्वेस्ट करती है। अगर डायरेक्ट इन्वेस्ट करें तो हो सकता है उनको 30 रुपये टैक्स के रूप में पे करना पड़े, और मॉरिशस के थ्रू खोलेंगे तो हो सकता है वो कितना हो जाए 20 रुपये, तो 10 रुपये कमाई ही। पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, हर किसी को अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है। तो देश मॉरिशस, सिंगापुर, फिर यूएसए और फिर ये। और अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमिलनाडु में और फिर कर्नाटक में, ये आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है। ठीक है, वैदेशिक क्षेत्र में सारा का सारा मैं पढ़ा दे रहा हूँ मैं इसी क्लास में, वैदेशिक क्षेत्र में सारा का सारा मैं पढ़ा दे रहा हूँ मैं इसी क्लास में, ठीक है, इसी क्लास में मैं पढ़ा दे रहा हूँ। फिर आपका विदेश व्यापार नीति, ठीक है, इसके बाद फिर आपका विदेश व्यापार नीति, कल मैंने बताया था अंतरिक्ष नीति 2023, विदेश व्यापार नीति 2023, ठीक है। ऊपर ऊपर से इसको याद करते हैं पूरा। इसका लक्ष्य है 2030 तक $2 ट्रिलियन का निर्यात, ये लक्ष्य ध्यान कीजिएगा, $2 ट्रिलियन इस साल घोषित हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अप टू 2030 इंडिया सेट ए टारगेट टू एक्सपोर्ट the goods and services of $2 trillion, the goods and services of $2 trillion. It is the aim of foreign trade policy 2023, लक्ष्य है ये, लक्ष्य है ये, ठीक। ये आपका पूरा वैदेशिक क्षेत्र हो गया। इसमें मैं एक चीज और जोड़ दे रहा हूं, मैं जोड़ना तो नहीं चाहिए इन लोगों को, लेकिन जोड़ दे रहा हूं। ये इस साल डेटा दिया गया है, भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहां कहां से आए हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो आए हैं वो आए हैं यूएसए से, फिर आपका बांग्लादेश से, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आए हैं वो आए हैं आपका यूएसए से, और उसके बाद फिर आए हैं आपका बांग्लादेश से, यूके, और फिर आपका ऑस्ट्रेलिया। सीक्वेंस ध्यान कीजिएगा, चारों का बहुत दिन बाद ही डेटा दिया है। भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ से आए हैं, तो यूएसए से, ठीक है, यूएसए से, फिर बांग्लादेश, फिर यूके, फिर ऑस्ट्रेलिया। ये मतलब वीजा लेके आने वाले लोग हैं ना, वीजा लेके प्रॉपर तार के ऊपर से, यहाँ से जोड़ लेंगे तो तार के नीचे से भी जोड़ लेंगे तो सबसे ज्यादा यही लोग हो जाएंगे बांग्लादेश के। ये है आवक। दूसरा देख लेते हैं हम लोग क्या, जावक। तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ के लोग जाते हैं कहाँ पर, यूएई, फिर जाते हैं सऊदी अरब, ठीक है, फिर जाते हैं हमारे यहाँ के लोग सऊदी अरब, ठीक है। हमारे यहाँ के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा जाते हैं कहाँ पर, यूएई, फिर जाते हैं आपका सऊदी अरब, फिर जाकर आएगा यूएसए, फिर थर्ड नंबर पर आएगा आपका यूएसए, और फोर्थ नंबर पर फिर आपका आएगा सिंगापुर। ये विदेशी पर्यटक वाला डेटा है, ये सारे डेटा इंपॉर्टेंट है इस साल, जितना मैं लिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, जितना भी मैं लिखा रहा हूँ मैं, ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सभी चीज़ों को आप जरूर नोट करके रखिए, ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप जरूर नोट करके रखिए, ठीक है। तो ये विदेशी क्षेत्र, एक व्यापार क्षेत्र मैंने पढ़ा लिया पूरा का पूरा। फिर भारत सरकार का एक नीति आयोग ने एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया। भारत सरकार ने एक बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है, उसके बारे में हम देखते हैं। भारत सरकार ने एक बहुआयामी, भारत सरकार की संस्था नीति आयोग ने एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, हेडिंग डालेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बाय नीति आयोग, नीति आयोग। तो इन्होंने पिछले कुछ वर्षों के बीच में तुलना की है, और फिर 2019 तक का जो डेटा दिया है उसमें इन्होंने बोला है कि भारत में इतने % लोग गरीब हैं, इतने % लोग गरीब, ये इन्होंने बोला है।
कितने 14.96 लोग गरीब, इसमें रूरल और इसमें अर्बन, तो इतने प्रतिशत लोग और इतने प्रतिशत लोग यहाँ गरीब। इसको भी 1927 कर लेते हैं, 1928 है, हम 1927 कर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इतनी गरीबी, शहरी क्षेत्र में इतनी गरीबी, ठीक है। और एवरेज गरीबी जो है, औसत जो है, ये है इतनी, ठीक है। एमपीआई का जो मान है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जो मान है, यहां से घटकर इतना हो गया है 0.66, और ये बोल रहा है 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है। 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर। सर्वाधिक इसमें से आएंगे आपका, सर्वाधिक यहाँ पर आएंगे आपका यूपी में। यूपी में गरीबी से सर्वाधिक लोगों को, लगभग 3.5 करोड़ लोगों को बाहर किया गया है। इसीलिए योगी सरकार फिर से आई, लग रहा है मुझको, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बाय आपका नीति आयोग। ये एक डेटा हो गया, ठीक है। एक है आपका मौद्रिक नीति, ये फाइनल वाली है, अभी दिसंबर की है ना, फरवरी की नहीं। साल में 6 बार मौद्रिक नीति घोषित की जाती है, जिसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत मार्केट में मुद्रा की मात्रा और उसकी दिशा को कंट्रोल करता है, अलग अलग टूल्स का सहारा लेकर। उन्हीं टूल्स को हम कहते हैं, उसी को हम कहते हैं मौद्रिक नीति। तो इसमें है आपका रेपो रेट, आपका रिवर्स रेपो रेट, आपका बैंक दर, सीआरआर और एसएलआर। ये 5 दर को ध्यान दीजिए, पहले भी पूछा हुआ है। 6.50, 3.35, 6.75, सीआरआर लंबे समय से इस पे चल रहा है, और एसएलआर आपका इतने प्रतिशत पे चल रहा है। डेटा हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, मौद्रिक नीति से संबंधित भी डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये हो गया आपका मौद्रिक नीति। तीसरा ले लेते हैं हम 15th फाइनेंस कमीशन। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे हमारे पास? मिस्टर एन.के. सिंह। मिस्टर एन.के. सिंह अध्यक्ष थे, और इस फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों का कार्यकाल ऐसा कुछ रखा गया था 2020-21 और फिर 2021 से लेकर 2026। कोरोना ईयर चल रहा था तो इस ईयर के लिए कुछ अलग रख दिया, और फिर ये तो दो इनके सिफारिशों को इस रूप में लागू किया गया है। बस ये ध्यान कर लीजिएगा, राज्यों का हिस्सा। पूरे देश से कर वसूले जाते हैं, निगम कर, आय कर, ऐसे करके बहुत सारे कर। तो बहुत सारे कर तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, लेकिन बहुत सारे करों को सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ बांटती है। उन करों को कहा जाता है विभाज्य पूल, डिविजिबल पूल, ठीक है। उन करों को शामिल किया जाता है, एक बाल्टी बोल देते हैं, बकेट, डिविजिबल पूल, उन करों को उसमें शामिल किया जाता है, फिर उसको बांटा जाता है। उसमें एन.के. सिंह ने जो बोला था, ये बोला था 41% दे दो राज्यों को, 41% दे दो राज्यों को। अब आते हैं हम 16 फाइनेंस कमीशन का गठन अभी रिसेंट में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपके पास, अरविंद पनगड़िया, जो नीति आयोग में थे पहले शुरुआत में, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है 16 फाइनेंस कमीशन। अभी कम से कम 5 साल, जब तक अगला फाइनेंस कमीशन का गठन नहीं होता तब तक इसको बार बार पूछता रहेगा। 15 फाइनेंस कमीशन का सिफारिश, और उसके बाद फिर, क्योंकि वो चलते रहेगा अभी 2021 से 26, और 16 फाइनेंस कमीशन का गठन अभी कर दिया गया है। ये रिपोर्ट भले ही बाद में देंगे, ये 26 खत्म होने के पहले में ये अपना रिपोर्ट दे देंगे। फिर वो जो रिपोर्ट हो जाएगी 26 से 31 तक, अरविंद पनगड़िया समिति जो भी कुछ कहेगी, ठीक है, वो हो जाएगा आपका वित्त आयोग की सिफारिश है। लेकिन सरकार के लिए वो बाध्यकारी नहीं होती है ना, सिर्फ सलाहकारी होती है, सिर्फ वो एक सलाहकारी बॉडी है आपका फाइनेंस कमीशन। तो एक उसके बारे में बताया गया है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, फिर आपका मौद्रिक नीति,
और फिर आपका 15th एंड 16th फाइनेंस कमीशन 15 लगभग समझ लो, 1927 और 527 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है एमपीआई के मान 117 से घटकर 0.066। सबसे ज्यादा लोग जो गरीबी से बाहर निकले हैं वो है आपका यूपी से। सर्वाधिक लोग जो गरीबी से बाहर निकाले गए हैं वो है आपका यूपी से। फिर है एक आपका नीति आयोग ने एक सूचकांक दिया, इसका नाम है आपका एक्सपोर्ट के लिए कितने रेडी है आप, निर्यात तैयारी सूचकांक। ये जारी किया है, सबसे पहला है तमिलनाडु और हम महान स्थान पर हैं छत्तीसगढ़, हम हैं आपका 25वें स्थान पर। ठीक है, हम हैं आपका 25वें स्थान पर। तो यह है आपका निर्यात तैयारी सूचकांक, निर्यात तैयारी सूचकांक। फिर आ जाते हैं हम महारत्न पर और नवरत्न पर। महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न 2, मिनी रत्न 1 है ना, इस प्रकार से एक सीक्वेंस बना हुआ है। मतलब ये जो कंपनियां होती, मैं थोड़ा बता देता हूँ इसका बैकग्राउंड। भारत सरकार ने 1991 में लिबरलाइजेशन किया, उदारीकरण किया, तो बाहर की कंपनियां भारत में आएंगी और भारत में व्यापार करेंगी तो वो निवेश करेंगी। तो ऐसी भारतीय कंपनियां भी हैं, वो लोग भी व्यापार करना चाह रहे हैं, वो लोग भी निवेश करना चाह रहे हैं, चाहे भारत हो चाहे बाहर। तो उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस लगता था। तो उस प्रोसेस को घटाने के लिए, उसका समय कम करने के लिए कुछ इन लोगों को ऑटोनॉमस रूप से इन लोगों को स्वायत्तता दे दी गई कि भाई इतने रुपए तक का निवेश करना है तो तुम खुद ही डिसाइड कर लेना, हमारे पास मंत्रियों के पास आने की जरूरत नहीं, अपने डायरेक्टर लेवल पर खुद डिसाइड कर लेना। उसी को कहा जाता है स्वायत्तता देना, निवेश में स्वायत्तता देना। ठीक है, ऑटोनॉमस इन इन्वेस्टमेंट। तो उसके तहत मिनी रत्न 2 को एक लिमिट, उससे बेहतर कंपनी कौन सी मिनी रत्न 1, उसको थोड़े ज्यादा रुपए तक का लिमिटेशन निवेश का। उससे बेहतर कौन सा है नवरत्न, और उससे बेहतर कौन सा हो जाएगा आपका महारत्न। तो ये 4 प्रकार की कंपनी, सबसे छोटा मिनी रत्न 2, फिर मिनी रत्न 1, फिर नवरत्न और फिर आपका महारत्न। तो मिनी रत्न सबसे पहले नवरत्न का कॉन्सेप्ट आया था, जैसे अकबर के नवरत्न थे, ठीक है, शिवाजी महाराज में अष्टदिग्गज थे, चंद्रगुप्त के दरबार में भी नवरत्न थे, ऐसे नवरत्न का कॉन्सेप्ट आया था। भारत सरकार की सबसे अच्छी 9 कंपनियां 1997 में कॉन्सेप्ट आया था। फिर मिनी रत्न 2, 1 थोड़ी छोटी कंपनियों के लिए 2002 में आया, और फिर महारत्न जो नवरत्न से भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उन्होंने और ज़्यादा बेहतर स्टेटस मांगा, तो उनको 5000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट, नवरत्न के लोगों को 1000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट। इस साल एक नया महारत्न कंपनी घोषित किया गया है जिसका नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। और नवरत्न कंपनियों में ओएनजीसी महारत्न है, लेकिन इसकी सहायक संस्था जो विदेश में काम करती है उसका नाम है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। इसको नवरत्न, रेलवे के क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्था इरकॉन, और एक कंपनी राइट्स। ठीक है, राइट्स ऐसा ही है। तो ये 3 कंपनी, इन तीनों को मिला के नवरत्न अब 16 हो गए, महारत्न अब हो गए 13। ठीक है, महारत्न कंपनियों की संख्या हो गई 13, और फिर इसकी संख्या कितनी हो गई आपका 16, नवरत्न हो गए हैं अब आपका 16। ये 5000 करोड़ या 15% अपने पूंजी निवेश का, अपनी वेल्थ का, संपत्ति का 15%, और ये भी 1000 करोड़ रुपया संपत्ति का 15%, जो भी अधिक हो वो मार्केट में सरकार से पूछे बिना इन्वेस्ट कर सकती है। तो इनके बारे में ये बताया गया है, अब हमारे पास जो बच गया है वो है हमारे पास एक राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय अगर हम देखेंगे, एक होता है स्थिर मूल्यों पर, एक होता है प्रचलित मूल्यों पर। स्थिर यानी कोई एक वर्ष को स्थिर कर लिया, उस समय जितना भी आपका नेशनल इनकम है वो उसके हिसाब से उस समय जो मूल्य है समान वस्तु एवं सेवा के, उसी को लेके आज की डेट में जितना प्रोडक्शन हुआ है उसका इनटू कर दिए तो वो हो गया स्थिर मूल्य पर। प्रचलित यानी इसमें महंगाई की दर जुड़ते जाएगी, है ना, प्रचलित यानी महंगाई की दर जुड़ती जाएगी। तो 2022-23 में हमारे पास 160 लाख करोड़, और प्रचलित मूल्य पर हमारा जो जीडीपी है
ठीक है, जीडीपी की बात कर रहे हैं हम लोग। प्रतिनिधि मूल्य पर जीडीपी है 272 लाख करोड़। फिर प्रति व्यक्ति आय इधर का कोई मतलब नहीं हमारे पास, 172,276, 1,72,276 रुपए। ठीक है, ये हमारे पास पर कैपिटल इनकम है। ठीक है, पर कैपिटल इनकम है। तो इतनी चीजें अभी आप याद कीजिए, है ना। बहुत सारे डेटाज हैं, आपको लोगों को थोड़ा समय लगेगा समझने के लिए, पर फिर भी साल भर का इंपॉर्टेंट सारा चीज इसमें कवर हो जाएगा। साल भर का इंपॉर्टेंट। दो बच्चों ने मुझको पर्सनली व्हाट्सअप किया था कि सर आप महारत्न और नवरत्न पे भी एक बार छोटा सा बता देंगे। तो मैंने उनको कहा था कि मैं इकोनॉमिक्स का सेक्शन जब भी पढ़ाऊंगा तो मैं उसको बता दूंगा। फिर आपका है महिला श्रम बल भागीदारी। ये एक नया डेटा दिया है, ये आपका 37% नया डेटा है, याद कीजिएगा। फिर आपका ऊर्जा की डेटा, ऊर्जा हमारे पास इतनी, ठीक है, 417 गीगावाट। ठीक है, 417 गीगावाट इतना बिजली हमारे पास प्रोडक्शन हो रहा है, जिसमें अगर हम लोग देखेंगे तो कोयला ये 49%, फिर लिग्नाइट ये लगभग 6%, फिर गैस और तेल ये सब मिलाकर लगभग हो रहा है आपका 56%। ये है आपका पूरा का पूरा कैसा जीवाश्म ईंधन। तो ये ध्यान कर लीजिएगा, इस रूप में भी पूछता है जीवाश्म और गैर जीवाश्म। तो बचा जो रहेगा 56 पॉइंट समथिंग है, और फिर बचा जो रहेगा क्या रहेगा आपका 43 के आसपास क्या बच जाएगा आपका गैर जीवाश्म, है ना। इसमें भी पॉइंट में समथिंग है, इसमें भी पॉइंट में समथिंग है। चाहे तो इसको 57 कर लो, उसको आप 43 कर लो, चाहे तो इसको 56, इसको आप 44 कर लो। ठीक है, नियर अबाउट है, चलो इसको हम लोग 44 कर देते हैं। फिर ये हो गया आपका गैर जीवाश्म ईंधन। ठीक है, गैर जीवाश्म में भी 41% आपका इस 44 के अंदर 41 आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, और 1.7 आपका परमाणु ऊर्जा है। परमाणु ऊर्जा है, इसको अगर हम लोग काउंट करेंगे तो इतना मेगावाट, इतना परमाणु ऊर्जा हमारे पास उत्पन्न होता है। ठीक है, इतना परमाणु ऊर्जा हमारे पास उत्पन्न होता है। तो एक इसके बारे में बताया गया है, एक इसके बारे में हमारे पास बताया गया है इन डेटाज में। और एक जो आपका जो बच गया, ठीक है, एक जो आपका बच गया है इसमें, वो है आपका एक जो बच गया है बच्चों इसमें, सॉरी यार थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। फॉर्च्यून 500 कंपनी जो होती है, फॉर्च्यून 500 कंपनी होती है दुनिया की टॉप की कंपनीज। तो दुनिया में टॉप है वॉलमार्ट, नंबर 2 पर है अरामको। ठीक है, फॉर्च्यून टॉप 500 कंपनी, पूंजी निवेश के आधार पर नहीं बल्कि दूसरे कुछ आधार माना है इन लोगों ने। तो वॉलमार्ट और फिर अरामको। भारत की 8 कंपनी शामिल है, ये ध्यान कीजिएगा, भारत की 8 कंपनी। और भारत में सबसे टॉप पर कौन सा है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर ऑयल। ठीक है, फिर ऐसे ही आपका इसके अंदर आपका ओएनजीसी शामिल है, इसके अंदर मतलब मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखा है, एलआईसी शामिल है, इसके अंदर आपका एसबीआई शामिल है, इसके अंदर आपका बीपीसीएल शामिल है, इसके अंदर आपका टाटा मोटर्स शामिल है, इसके अंदर आपका राजेश एक्सपोर्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान कीजिएगा, राजेश एक्सपोर्ट्स। ठीक है, राजेश एक्सपोर्ट्स ये नाम हम लोग कभी सुने नहीं रहते, लेकिन पिछले 7-8 साल से जब से मैं इस चीज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने देखा है कि इनका नाम लगातार आते रहा है, इनका नाम लगातार आते रहा है। ठीक है, तो ये 8 कंपनी है टोटल हमारे पास। तो बच्चों आज की डेट में मतलब आज की क्लास का जो इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्शन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ें।
और इस चीज़ को शेयर ज़रूर करें कि आप लोगों को ये क्लास में ही याद हो जा रहा है ना। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अनावश्यक किताबों के चक्कर में अभी मतलब इस समय पे बहुत सारी किताबों से बहुत सारा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, है ना। कोई एक किताब लीजिए, उससे बिल्कुल पढ़िए, कोई भी एक किताब लीजिए, उससे ज़रूर पढ़िए आप लोग, है ना। और फिर हम लोग जो ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं, साल भर का निचोड़ है, ठीक है, साल भर का ही निचोड़ है इकोनॉमिक्स के सेक्शन में, ठीक है, साल भर का ही निचोड़ है इकोनॉमिक्स के सेक्शन में। अच्छा हाँ, मेरे कुछ मित्र भी अलग अलग जगह पर जो पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपको सिंगल मैथ्स का, ठीक है, सिंगल मैथ्स का अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो रायपुर में आशीष वर्मा सर, ठीक है, आशीष वर्मा सर यूट्यूब पे क्लासेस, इस पे गूगल मीट पे क्लासेस लेते हैं वो मैथ्स की, है ना। सिंगल अगर आपको मैथ्स रीजनिंग जो पढ़ना है अगर, तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी हमारे पास रोमन सर है, वो भी क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, निस्वार्थ सेवा है उनकी भी बहुत अच्छे तरीके से, तो उनकी क्लास आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, वो मिल जाएगी कहीं ना कहीं आपको यूट्यूब पे, ठीक, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, मैं तो ये जो मुझको जो पढ़ाना था मैंने ये तो पढ़ाया मैंने अभी, है ना। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैदेशिक क्षेत्र, ठीक है, वैदेशिक वो लेकिन सिंगल सिंगल सब्जेक्ट वाला पढ़ा रहे हैं ना। तो अगर आपको सिंगल सब्जेक्ट में कहीं कमजोरी है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ये है हमारा इकोनॉमिक्स का सेक्शन, ये हमारा इकोनॉमिक्स का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल आप पढ़ के जाइएगा, बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार सुनेंगे ध्यान से तो आप एग्जाम में सीधे इसको क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। अच्छा, आज की क्लास के बाद मैं मेरे यूट्यूब के लिंक पे टेलीग्राम का जो लिंक है मैं उसको शेयर करने वाला हूँ, है ना। शायद पिछले क्लास में भी शेयर है, तो आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो मैं इसमें एक टेस्ट जो है, एक टेस्ट जो करंट पढ़ा रहा हूँ उसका मैं एक टेस्ट पेपर में डालूंगा मैं, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोग कहीं ना कहीं उसके लिए रेडी रहेंगे, ठीक है, करंट के लिए आपके अंदर एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में कल, ठीक, चलिए, थैंक यू।